नमस्कार। 19वीं सदी की बात है जब एक ऐसा जबरदस्त आइडिया सामने आया जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। तो चलिए आज इसी की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, एक देश, एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या एक जैसी भाषा बोलने से, या फिर एक जैसा इतिहास होने से, या बस नक्शे पर खींची एक लकीर से? सुनने में ये सवाल शायद आसान लगे, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनिन ने भी यही कहा था कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ एक भाषा, नस्ल या धर्म से नहीं बनता। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये है क्या भला? और देखिए, इसी एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश ने 19वीं सदी में पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, ऐसी उथल-पुथल मचाई कि बड़े-बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और नतीजा ये हुआ कि इन पुराने कई देशों वाले साम्राज्यों की जगह नए राष्ट्र राज्यों ने ले ली। मतलब वो दुनिया बनी जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये सब शुरू हुआ था एक सपने से, एक क्रांतिकारी सपना, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां राष्ट्रवाद का मतलब था आजादी। साल था 1848। एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई और उसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। मतलब सब देश आजाद हों, सब बराबर हों। यही तो थी राष्ट्रवाद की शुरुआती आदर्शवादी सोच, एक खूबसूरत सपना। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये नया आइडिया, ये राष्ट्र का विचार आखिर लड़ किससे रहा था? ये लड़ रहा था निरंकुशवाद से। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सारी की सारी ताकत बिना किसी रोक टोक के एक राजा या शासक के हाथ में होती थी। राष्ट्रवाद इसी पुरानी दुनिया को खत्म करना चाहता था। और इस विचार को हकीकत में बदलने की पहली बड़ी और साफ कोशिश हमें दिखी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। वहां के क्रांतिकारियों ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने सच में एक राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए। जैसे उन्होंने एक नया तिरंगा झंडा बनाया, पितृभूमि और नागरिक जैसे नए आइडिया लाए। उन्होंने पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए और क्षेत्रीय बोलियों की जगह एक भाषा, फ्रेंच को बढ़ावा दिया। इन सब का मकसद बस एक था, लोगों में एक होने का एहसास जगाना, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां सबके अधिकार बराबर हों। तो ठीक है, ये आइडिया फ्रांस में तो पनप गया, पर अब सवाल ये है कि ये विचार पूरे यूरोप में कैसे फैला। और कहानी में मजा यहीं से आता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इसने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। तो राष्ट्रवाद के ये 2 रास्ते कौन से थे? देखिए, एक तरफ था उदारवादी राष्ट्रवाद। ये कह सकते हैं कि ये दिमाग की राह थी। इसमें संविधान, संसद, व्यक्तिगत अधिकार, इन सब पर जोर था। इसे कौन सपोर्ट कर रहा था? पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। और दूसरी तरफ था रोमानी राष्ट्रवाद। ये दिल की राह थी। इसका फोकस था साझा संस्कृति, लोक कथाएं, एक भाषा और एक मिस्टिकल सा अतीत। इसे कलाकार, कवि और फिलोसोफर आगे बढ़ा रहे थे। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, इसका असली असर जमीन पर दिख रहा था। मिसाल के तौर पर जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स, जी हाँ वही जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, वो गांव-गांव घूमकर लोक कथाएं इकट्ठा कर रहे थे ताकि एक जर्मन आत्मा को खोज सकें। उधर पोलैंड पर बड़ी ताकतों का कब्जा था, तो वहां के कलाकारों ने अपनी पोलिश भाषा और पोलोनेज जैसे लोक नृत्यों को रूसी शासन के खिलाफ विरोध का हथियार बना लिया। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक दुखद मोड़ आता है। 1848 के बाद राष्ट्रवाद की पूरी कहानी ही पलट गई। जो सपना लोगों ने देखा था, उसे अब राज्यों ने, सरकारों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब राष्ट्र लोहे से गढ़े जाने वाले थे। हुआ ये कि 1848 की जो उदारवादी क्रांतियां थीं, वो फेल हो गईं। जैसे जर्मनी में लोगों ने बड़ी उम्मीदों से फ्रैंकफर्ट में एक संसद बनाई, एक संविधान भी लिखा, पर जब उन्होंने प्रूशिया के राजा को ताज पहनाना चाहा, तो राजा ने साफ इनकार कर दिया। मतलब जनता की आवाज को राजाओं और उनकी फौजों ने बेरहमी से कुचल दिया। सपना टूट चुका था। और इस नाकामी के बाद ही राष्ट्र बनाने का एक नया और कहीं ज्यादा बेरहम तरीका सामने आया। एक ऐसा तरीका जो बातों से नहीं, ताकत से चलता था। और इस नए दौर की सोच को प्रशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क के इन शब्दों से बेहतर कुछ भी नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, बल्कि लोहे
और खून से तय होंगे। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि प्रशिया की ताकतवर फौज और अपनी जबरदस्त डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे सिर्फ 7 साल के अंदर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फिर फ्रांस के साथ 3 युद्ध जीते, और बस जर्मनी के एकीकरण का काम पूरा हो गया। जनवरी 1871 में वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दिया गया। ये आयरन एंड ब्लड का तरीका था, क्रूर पर बहुत असरदार। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ जर्मनी में हो रहा था। लगभग यही कहानी हमें इटली में भी देखने को मिली। वहां भी सार्डिनिया पेडमोंट नाम के एक राज्य ने लीड ली। उसके मुख्यमंत्री थे काउंट केवूर, जो इटली के बिस्मार्क कहे जा सकते हैं। उन्होंने भी युद्ध और डिप्लोमेसी का ही रास्ता अपनाया। मतलब दोनों जगह पैटर्न साफ था। अब राष्ट्र जनता नहीं, बल्कि ताकतवर राज्य बना रहे थे। और अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एकता का ये खूबसूरत विचार एक दूसरे से नफरत और लड़ाई की वजह बन गया। कभी सोचा है कि अपने देश से प्यार दूसरे देशों से नफरत में कब बदल जाता है? ये एक बहुत ही खतरनाक लाइन है, और 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद इसी लाइन को पार कर चुका था। वो शुरुआती आज़ादी और बराबरी वाला राष्ट्रवाद अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक संकीर्ण आक्रामक सोच ने, जो कहती थी सिर्फ मेरा देश महान है, बाकी सब दुश्मन। और इस नए जहरीले राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बना बाल्कन का इलाका। ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जो अब कमजोर पड़ रहा था। यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियां और संस्कृतियां थीं। जैसे ही देश आज़ाद होने लगे, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब अपनी अपनी जमीन बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और ऊपर से रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसी बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए इस आग में घी डाल रही थी। नतीजा ये हुआ कि ये इलाका एक बारूद का ढेर बन गया, और इसी ढेर में वो चिंगारी लगी जिससे पहला विश्व युद्ध भड़क उठा। मतलब सोचिए, जो विचार आज़ादी और भाईचारे के खूबसूरत सपने के तौर पर शुरू हुआ था, एक सदी के अंदर ही वो एक दूसरे पर कब्जा करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक खतरनाक दौड़ में बदल गया था। और यहीं आकर ये कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने देश पर गर्व करने और पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाएं? 19वीं सदी की ये कहानी हमें एक ही सबक सिखाती है कि विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। राष्ट्रवाद का वही विचार जो दुनिया बना सकता है, वही उसे तबाह भी कर सकता है। ये संतुलन साधना कल भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।